राजवीर करिश्मा के दिमाग में चल रही टेंशन को अच्छे से समझता था। वो जानता था कि इस कॉलेज में अनिल मेहता की बेटी को ढूंढना भूसे में से सुई ढूंढना जैसा है, लेकिन बावजूद इसके राजवीर के चेहरे पर टेंशन के जरा से भी भाव नहीं थे। वो अपने प्रोफेसर के रूप में एकदम चिल दिख रहा था। राजवीर, मैं यहाँ ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि आखिर हम उस मेहता की बेटी को ढूंढेंगे कैसे, और तुम हो कि बिल्कुल से बेफिक्र हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? करिश्मा के इस सवाल पर राजवीर मुस्कुराया और फिर अपने आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स को गौर से देखते हुए धीरे धीरे जवाब देने लगा। करिश्मा, मैं इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए हूं क्योंकि मैंने सारा डिडक्शन पहले ही अपने दिमाग में कर लिया है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। टारगेट एक लड़की है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी की आधी आबादी अपने आप बाहर हो गई, है ना? हाँ, हो गई, लेकिन इसमें क्या खास बात है? ये तो नॉर्मल डिडक्शन है। इसका हमारे मिशन से क्या लेना देना? राजवीर फिर से हल्का सा मुस्कुरा उठा। इसका हमारे मिशन से सब कुछ लेना देना है करिश्मा। सोचो, एक लड़की जिसे अपने पिता मिस्टर अनिल मेहता से नफरत है, वो आखिर उस आदमी से कोई चीज कैसे एक्सेप्ट करेगी? सीधे सीधे बताओ तो बस कुछ पल के लिए ये मान लो कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, तो फिर मेरा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट तुम कैसे एक्सेप्ट करोगी? करिश्मा कुछ पल के लिए सोचने लगी और फिर कुछ ही सेकंड में राजवीर की तरह उसके भी होठों पर एक स्माइल आ गई। मतलब लड़की ने वो चीज ये जाने बिना एक्सेप्ट कर ली कि वो अनिल मेहता की दी है ना? बिल्कुल। अब अगले डिडक्शन पर आओ। उस लड़की ने अगर उस चीज को पसंद किया है तो हमें इस कंक्लूजन पर आना होगा कि उसे वो चीज वाकई में बहुत अच्छी लगी होगी। और वो चीज शायद पुरानी, क्लासिक और एंटीक रही होगी। मतलब वो लड़की खुद भी क्लासी और शांत बिहेवियर की होनी चाहिए, तभी वो उस गिफ्ट को पसंद कर सकती है। राजवीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर हल्का सा ना में सिर हिलाने लगा। करिश्मा, तुम पूरी नहीं, तुम आधी सही हो। जरा ये भी तो सोचो कि अनिल ने वो चीज किसी इत्तेफाक में उसके हाथों में पहुंचाई हो। तुम्हारा अंदाजा उसकी पर्सनालिटी को लेकर सही हो भी सकता है और नहीं भी। करिश्मा कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप बस राजवीर को देखती रही। उसकी आंखों में अभी भी कई सारे सवाल थे और उसके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ था कि वो अभी भी राजवीर की बातों से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई थी। करिश्मा, लगता है तुमको मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, रवीना की रिपोर्ट याद है तुम्हें? रवीना की रिपोर्ट? हाँ करिश्मा, मैं रवीना की बात कर रहा हूं, जिसके मुताबिक लड़की की मां यानी अनिल मेहता की पत्नी अनिल मेहता के छोड़े जाने के बाद डिप्रेशन से मर गई थी। तब वो लड़की बहुत छोटी थी और उसके बाद से अकेले पली बड़ी है। करिश्मा अब चुप हो गई। राजवीर की बात अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रही थी। अब तुम खुद सोचो करिश्मा, जो लड़की अकेले बड़ी हुई हो, जिसने खुद को इस लायक बनाया कि अपने दम पर पटना यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया हो, क्या तुम सच में सोचती हो कि वो शांत और सौम्य होगी? शायद नहीं। राजवीर धीरे धीरे करके और गहराई में जा रहा था। करिश्मा, ऐसी लड़कियां या तो तेज मिजाज होती हैं या फिर अंदर से बहुत अलर्ट। वो किसी भी अजनबी चीज से हमेशा अलर्ट रहती हैं।
लेकिन बावजूद इसके उसने ना सिर्फ उस आइटम को एक्सेप्ट किया बल्कि उसे पसंद भी किया। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। राजवीर दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था, लेकिन करिश्मा को अब लगने लगा था जैसे उसका दिमाग जवाब दे रहा हो। ये पजल जितना सुलझता दिखता था उतना ही उलझा हुआ था। वो बस राजवीर के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जबकि इधर राजवीर अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। ठीक है, अब ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा। मेरा फाइनल कंक्लूजन यह है कि लड़की तेज मिजाज है, अलर्ट है, और फिर भी उसे एक एंटीक चीज पसंद आई। तो इसका मतलब वो लड़की उसी चीज से जुड़ा कोई सब्जेक्ट पढ़ रही है, शायद हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या एंटीक स्टडीज। वो चीज उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह ही पसंद आई होगी। राजवीर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था और वो जल्द करिश्मा के साथ पटना यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में आ गया जहां लिबरल आर्ट्स की तीनों डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और लिटरेचर मौजूद थी। राजवीर, हमें वो लड़की यहीं मिलेगी, है ना? उम्मीद तो यही है करिश्मा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में हर स्ट्रीम मौजूद है। लेकिन अब तक के सारे क्लूज को जोड़कर देखा जाए तो उस लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री है या फिर आर्कियोलॉजी, लिटरेचर होगा। राजवीर की बात सुनते ही करिश्मा के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आ गई। राजवीर, अगर ऐसा है तो फिर हम सीधा हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों ना ट्राई करें? देखो, स्टूडेंट्स तो वहां भी बहुत होंगे, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी जितने नहीं। और जिस लड़की की हम तलाश कर रहे हैं वो कोई आम सी नहीं होगी, उसका कोई ना कोई खास अंदाज जरूर होगा। मुझे लगता है हम कुछ ही दिनों में उसे ढूंढ सकते हैं। करिश्मा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन राजवीर अभी भी सीरियस था। करिश्मा, तुम डिस्गाइज में माहिर हो और इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम A+ फाइटर हो, लेकिन यहां तुम जिनसे मिलोगी वो कोई मर्सनरी या कॉनमैन नहीं है। वो मासूम स्टूडेंट्स हैं, और अगर उनमें से किसी को भी तुम पर शक हो गया तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे राजवीर? मेरे पास एक और आइडिया है। राजवीर की बात पर करिश्मा उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। वहीं राजवीर ने अपनी बात पूरी करते ही आगे जवाब दिया। करिश्मा, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या लिटरेचर, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ कॉमन कंपल्सरी कोर्सेज तो होते ही होंगे, है ना? ऐसे कोर्स जिन्हें सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना पड़ता है। मैं अगर खुद को इन कोर्स में शामिल करके एक प्रोफेसर की तरह पेश करूं तो शायद वहीं कोई क्लू मिल जाए। करिश्मा के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। वो समझ चुकी थी राजवीर के दिमाग में कौन सा आइडिया था। बिल्कुल सही सोच है बॉस। आपकी यही सोच तो आपको सबसे आगे रखती है। आपका तो कंफर्म हो गया कि आप प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन एक बात बताइए, तो अब मैं क्या करूंगी? तुम बस थोड़ा प्रोफेसर्स का इंटेल निकालो और कोई ऐसा प्रोफेसर ढूंढो जिसे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर भेजा जा सके। समझ गई, डोंट वरी, मैं कोई बवाल नहीं मचाऊंगी और किसी मासूम को नुकसान नहीं होगा। करिश्मा ने मुस्कुराकर राजवीर की ओर देखा और आगे बढ़ती हुई वो एक मोड़ पर जाकर राजवीर से अलग हो गई। करिश्मा अब अपने अगले मिशन पर निकल चुकी थी। इधर राजवीर ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने वहां के कुछ स्टूडेंट से कैजुअली बात की और सीधा यूनिवर्सिटी के लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। यूनिवर्सिटी के लिबरल आर्ट्स के हिस्से में आते ही राजवीर ने गौर किया कि यहां माहौल कुछ और ही था। अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। लगता है पहली थ्योरी तो यहीं फेल हो गई।
राजवीर यूनिवर्सिटी के लिबरल आर्ट्स के सेक्शन में था और ये देख उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें आ गईं कि यहाँ चारों तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां थी। मेरी पहली थ्योरी तो यहीं खत्म हो गई है कि यहाँ आधे लड़के और आधी लड़कियां होंगी। यहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसमें से उस अनिल मेहता की बेटी को ढूंढना सच में कोई आसान काम नहीं होने वाला। राजवीर अपने चारों ओर अलग अलग लुक्स, स्टाइल्स और एटीट्यूड वाली लड़कियों को तेजी से गुजरते हुए देख रहा था। वैसे अगर ये राजवीर का पुराना वक्त होता तो शायद राजवीर थोड़ा रुककर इस यूथफुल सीनरी को एंजॉय करता, लेकिन आज उसकी आंखें सिर्फ एक टारगेट को खोज रही थी। राजवीर बेटा, अब जब सांप के बिल में हाथ डाल ही दिया है तो सांप को पकड़ना ही होगा। चल देख चारों ओर। राजवीर पूरी तरह से फोकस्ड होकर हर एक लड़की के चेहरे और उनके हाव भाव को बारीकी से देख रहा था। वो उनकी आंखों, किताबों, उनकी चाल और एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी जब वो एक मोड़ से गुजरा तो उसे एक भीड़ दिखाई दी। दरअसल वहां पर दर्जनों स्टूडेंट्स किसी झगड़े को लेकर इकट्ठा हुए थे। आरती, इस बार तू नहीं बचने वाली। तू है कौन जो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन रही है? बेघर, गरीब, बिन माँ बाप की लड़की। तेरी औकात क्या है रे? कैरेक्टरलेस कही की। जानती है ना मेरे मम्मी पापा कौन है? मेरा बाप डिप्टी डायरेक्टर है और माँ एक बड़ी कंपनी की सीईओ। एक दिन भी नहीं टिक पाएगी इस कॉलेज में, समझी तू? मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। चंदा नाम की लड़की पूरी भीड़ के सामने आरती नाम की उस लड़की को जो मन में आए सो बोले जा रही थी, जबकि इधर वहां से गुजर रहे राजवीर ने जैसे ही बिन माँ बाप की लड़की शब्द को सुना, वैसे ही उसके कदम वहीं ठिठक गए। बिन माँ बाप की लड़की? कहीं ये वही तो नहीं जिसे मैं खोज रहा हूं? खुद में इतना सोचते ही प्रोफेसर के गेटअप में मौजूद राजवीर भीड़ के सबसे पीछे चुपचाप खड़ा हो गया और उस आरती नाम की लड़की को गौर से देखने लगा, जिससे चंदा जो मन में आए सो बोले जा रही थी। राजवीर ने देखा आरती नाम की वो लड़की एकदम दुबली पतली सी थी। उसके सिर पर टाइट पोनीटेल हुआ था और उसने हाथ में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब थाम रखी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही ठंडापन था, ना डर ना मासूमियत, बस एक अजीब सी दूरी। आरती को देखते हुए राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। मन ही मन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने टारगेट को ढूंढ लिया हो। नो वे, इतना सटीक? ये तो वही लग रही है, अनिल मेहता की बेटी। राजवीर समझ चुका था, इतिहास की किताब, ठंडी नजर, बिन माँ बाप की बेटी कहा जाना, ये सारे क्लूज एक ही ओर इशारा कर रहे थे। राजवीर को ये 100% लग रहा था कि ये लड़की हो ना हो जरूर अनिल मेहता की बेटी ही होगी। प्रोफेसर के रूप में मौजूद राजवीर अभी भी अपनी आंखों पर लगे चश्मे के पीछे से आरती को गौर से देखे जा रहे थे, जबकि तभी उस भीड़ में खड़ी एक लड़की की नजर जब राजवीर पर पड़ी तो वो सामने से चीख रही लड़की को धीरे से अलर्ट करने लगी। चंदा, चंदा, पीछे पीछे एक प्रोफेसर खड़े हैं। चंदा, जो अब तक राजवीर को नहीं देख पाई थी, तुरंत ही पलटी, लेकिन जब उसने सामने खड़े आदमी को देखा जिसकी बॉडी लैंग्वेज साधारण था और कपड़े भी एकदम सिंपल, तो उसके चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। तो क्या हुआ? हमारे डिपार्टमेंट से तो नहीं है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? रहने दे इस बुढ़े को यहाँ। राजवीर अपने लुक की वजह से पूरी तरह से प्रोफेसर की तरह लग रहा था, लेकिन उसे यहाँ का कोई भी स्टूडेंट पहचानता नहीं था, इसलिए चंदा ने भी उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर से आरती की ओर मुड़ गई और गुस्से से आरती को देखने लगी। आरती, ध्यान से सुन, आज के बाद पवन के आसपास भी दिखी तो तेरा चेहरा बिगाड़ के रख दूंगी, समझी? चल कसम खा अब।
चंदा गुस्से से आरती को अब कसम खिलाने पर उतारू होने लगी थी, जबकि ये चंदा को इस तरह से जो मन में आए सो बोलता देख आरती की आंखों में भी गुस्से की एक चिंगारी सी उठ गई। वो अब तक चुप थी, लेकिन चंदा के लिमिट क्रॉस करने की वजह से अब वो भी गुस्से से चंदा को घूरने लगी और अचानक से चंदा पर बरस पड़ी। कसम नहीं खाऊंगी कसम। बोल क्या करेगी? धक्का मुक्की करना है ना, तो किस बात का इंतजार कर रही है? कर ले अभी। आरती के अचानक से बदले हुए रूप को देख सभी शॉक्ड रह गए। आरती ने चंदा को धमकाने के बाद अपनी वो किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नीचे रख दी और चंदा को चुनौती देती हुई सीधा उसकी आंखों में झांकने लगी। क्या हुआ? धक्का मुक्की करनी है ना, कर ना। आरती की इस हिम्मत को देख वहां मौजूद चंदा भी एक पल को जड़ हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, जबकि तभी आरती ने बिना एक शब्द बोले अपना दायां हाथ उठाया और किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही सीधा चंदा के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। आरती की इस हरकत पर पूरी भीड़ एकदम सन्न रह गई। जिस लड़की को अब तक सबने शांत, कमजोर और सीधी सादी समझा था, उसने तो सामने खड़ी चंदा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया था। चंदा हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जूनियर, जो अपनी फैमिली की पावर और रुतबे पर इतराती फिरती थी और जिसे देखकर ज्यादातर स्टूडेंट्स रास्ता बदल लेते थे, उसे आज सबके सामने इस लड़की ने बेइज्जत कर दिया था। दूर खड़ा राजवीर भी ये सब कुछ देख कुछ पल के लिए हैरान रह गया था। अरे वाह, इतना तेज मिजाज! मुझे लगा था मामला अब सुलझ जाएगा, लेकिन ये तो आग की पूरी लौ है। बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। मिस्टर अनिल मेहता की बेटी, लेकिन ये तो जरूरत से भी ज्यादा फायरबॉल है। राजवीर के चेहरे पर अब हल्की सी सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान तैरने लगी थी, जबकि इधर चंदा, जिसे सबके सामने आरती ने थप्पड़ मारा था, कुछ सेकंड्स तक हिल भी नहीं पाई और तभी जैसे ही उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तूने मुझे मारा? तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चंदा ने झुंझुलाहट में हाथ आगे बढ़ाया और सीधे आरती के बाल पकड़ लिए। चंदा और आरती को एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ते देख राजवीर की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। ओफो, मैं जो कभी दुनिया का सबसे खतरनाक मर्सनरी था, आज लड़कियों के बाल खींचने का तमाशा देख रहा हूं। कहां से कहां आ गया मैं। राजवीर गौर से इस लड़ाई को देख रहा था। वो आरती के हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा था और तभी आरती ने कुछ ऐसा किया जिसने राजवीर को भीतर तक चौंका दिया। आरती ने चंदा के हाथों से अपने बाल छुड़ा लिए थे, लेकिन जिस अंदाज में उसने ये किया, वो एक आम इंसान की चाल नहीं थी। सबको दिखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे आरती बस फिसल कर बच गई हो, लेकिन राजवीर की ट्रेन्ड आईज ने कुछ और देखा। वो चाल, वो फुटवर्क, वो बैलेंस, ये कोई नॉर्मल लड़की कर ही नहीं सकती थी। ये क्या? मैंने कुछ गलत देखा या फिर ये कोई स्पेशल फुटवर्क थी? राजवीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जबकि इधर अपने चंगुल से आरती को निकलते देख चंदा अब और ज्यादा भड़क उठी। वो तुरंत ही गुस्से से अपनी सहेलियों की तरफ देखने लगी। क्या देख रहे हो तुम दोनों? पकड़ो इसे, आज मैं इसकी हड्डियां तोड़ डालूंगी। चंदा की इस बात को सुन तुरंत ही उसकी सहेलियां आगे बढ़ी, लेकिन आरती अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिली। आज तेरा दिन अच्छा नहीं होने वाला चंदा। इतना कहती हुई आरती फुर्ती से आगे बढ़ी। वो अपने हाथ और पैर बिजली की फुर्ती से चला रही थी और सिर्फ 2 मिनट के भीतर वो दोनों लड़कियां जमीन पर गिर गई। आरती के वार से कोई घुटना पकड़कर रो रही थी, तो कोई कमर पर हाथ रखकर दर्द से बुरी तरह से चीख रही थी। मार डाला रे, ओही दैया।
वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरती ये सब कुछ कैसे कर रही है। लेकिन दूर प्रोफेसर के भेष में खड़ा राजवीर सब कुछ समझ रहा था। बिंगो, इतनी तेजी, इतना बैलेंस और अंदर तक छिपी हुई रेज, यही तो है असली वारिस, मिस्टर अनिल मेहता की बेटी आरती। प्रोफेसर के भेष में खड़ा राजवीर भीड़ से थोड़ी दूर होकर आरती को एकदम गौर से देखे जा रहा था, जबकि इधर आरती के इस फाइटर रूप को देखकर भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी थी। लेकिन आरती जहां की तहां एकदम शांत थी। आरती के चेहरे से यह साफ था कि वो इंतजार कर रही है कि कहीं कोई और उस पर हमला करने वाला तो नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि चंदा की सारी सहेलियां डरती हुई पीछे हटने लगी हैं, तब उसने जमीन से अपनी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक उठाई और चारों तरफ एक कड़ी नजर डालकर वहां से ऐसे जाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरती जैसी सिंपल लड़की की चाल किसी फाइटर की तरह थी। वो एकदम अलर्ट होकर चल रही थी और तभी कुछ दूर जाने के बाद न जाने उसको क्या हुआ कि वो अचानक से रुक गई। आरती एक सेकंड के लिए जहां की तहां ही खड़ी रही और फिर अचानक वो पीछे मुड़कर वहां देखने लगी जहां राजवीर प्रोफेसर के भेष में खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? चाहे तुम प्रोफेसर हो या नहीं, दिखने में तो काफी घटिया लग रहे हो। आरती को अचानक से इस तरह बात करता देख राजवीर एक पल को तो सकपका कर रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो ऐसे मौकों पर झट से कहानी गढ़ना जानता था। वो तुरंत ही अपने चेहरे पर मासूमियत के भाव ले आया। नहीं, मेरा मतलब देखो, मैं अभी अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेक्चरर बनकर आया हूं और कैंपस में घूम रहा था ताकि जगहों को पहचान सकूं, लेकिन गलती से रास्ता भटक गया। आरती अभी भी सख्त निगाहों से राजवीर के चश्मे के पीछे छिपी आंखों में देखे जा रही थी, जबकि राजवीर अभी भी अपनी सफाई देने में लगा हुआ था। मैं गलती से रास्ता भटक गया और फिर मैंने तुम्हारे हाथ में हिस्ट्री की किताब देखी तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि डिपार्टमेंट का रास्ता कौन सा है, लेकिन तुम तो इतनी तेज चली गई कि मैं पहुंच ही नहीं पाया। आरती ने थोड़ी देर ध्यान से राजवीर को देखा और फिर उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गई। तुम आप नए लेक्चरर हो? हाँ बिल्कुल, अभी अभी भट्टी से निकला हूं, कह लो ताजा माल। आरती के होठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। वेलकम सर, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जूनियर हूँ। मेरा नाम है आरती। वैसे मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। आरती की बात सुन राजवीर के चेहरे पर भी अब एक राहत की मुस्कान आ गई। अब जब नाम मिल गया तो खेलने के लिए मेरे पास पूरा वक्त है। अपने मन में इतना सोचते हुए राजवीर आरती के पीछे जाने लगा, जबकि आरती उसे जल्द ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ले आई। सर, यही है हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इतना कहती हुई आरती वहां से जाने लगी। राजवीर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई, और फिर वो भी वहां से तुरंत ही निकल पड़ा। इस आरती को ढूंढने में तो सारा दिन ही बीत गया। पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। अब पहले पेट की भूख शांत करता हूं, फिर कैंपस में आऊंगा। इतना सोचते हुए राजवीर कैंपस से बाहर निकला, एक हल्का सा नाश्ता किया और फिर एक कॉफी शॉप में बैठ गया। वो कॉफी का स्वाद लेते हुए आरती के ही बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा।
राजवीर ने देखा कि ये करिश्मा का कॉल था। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव किया। बॉस, जल्दी स्टेडियम आओ, मुझे एक और टारगेट दिखी है। कॉल पर से आई करिश्मा की इस बात को सुन राजवीर एक पल को शॉक्ड रह गया। क्या वो स्टेडियम गई है? अभी तो उसे क्लास में होना चाहिए था। बॉस, बस जल्दी से आ जाओ, खुद देख लेना। इतना कहते हुए करिश्मा ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करिश्मा की बातों को सुनने के बाद राजवीर हड़बड़ाते हुए उठा और बिना कॉफी खत्म किए हुए ही वहां से जाने लगा। राजवीर एकदम तेज कदमों से स्टेडियम पहुंचा था और तभी उसने देखा कि करिश्मा एक आम लड़की की तरह तैयार होकर दूर से उसे हाथ हिला रही थी। राजवीर तुरंत ही करिश्मा के पास गया और तभी करिश्मा ने इशारे से एक कोने की ओर ध्यान दिलाया जहां बॉक्सिंग रिंग था। राजवीर ने देखा रिंग में एक लड़की थी। उसने अपने हाथों में मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने थे और सर पर एक छोटी सी पोनीटेल थी। राजवीर ने देखा वो लड़की बेसिक बॉक्सिंग मूव्स परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसका फोकस, उसकी फॉर्म बहुत सटीक थी। और तभी उसने जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखा, तब उसके चेहरे पर अचानक से कंफ्यूजन के भाव आ गए। करिश्मा, ये आरती नहीं है। आखिर ये दूसरी पोनीटेल वाली लड़की है कौन? राजवीर उस लड़की को और करीब से देखने लगा था और तभी अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये तो निकिता के जैसे लग रही है, मेरी बीवी की बहन, कजिन, या कहीं निकिता के पापा की कोई इलेजिटिमेट बेटी तो नहीं? राजवीर अचानक से शॉक्ड रह गया था। उसने कभी अंदाजा भी नहीं किया था कि मिस्टर अनिल मेहता की बेटी को खोजते खोजते वो निकिता की हूबहू जैसी एक लड़की से टकरा जाएगा। अगर उसकी उम्र में फर्क न होता तो शायद राजवीर उसे निकिता ही समझ बैठता। राजवीर की आंखें अब भी उस लड़की पर टिकी थी जो निकिता की तरह दिखती थी। तभी करिश्मा धीरे से उसके पास आई। बॉस, घबराइए मत, मैं पहले ही नोटिस कर चुकी थी। ये लड़की निकिता नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों इतनी मिलती जुलती है, वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तुमने इसके बारे में और क्या पता किया है करिश्मा? बॉस, सबसे पहले तो ये जगह पटना यूनिवर्सिटी का बॉक्सिंग क्लब है और ये लड़की, इसका नाम चंचल रॉय है। मैं इसके बारे में पूरा पता कर चुकी हूँ। ये एक अनाथ है और वर्क स्टडी प्रोग्राम में खुद की पढ़ाई का खर्च निकाल रही है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बेस्ट बॉक्सर मानी जाती है और टेम्परामेंट बिल्कुल आपके एनालिसिस जैसा, तेज और अनकंट्रोलेबल। राजवीर ध्यान से करिश्मा की बातों को सुन रहा था। तभी करिश्मा ने आगे जो कहा उसे सुन राजवीर की भौहें सिकुड़ गई। उस लड़के ने इसे ऑर्केस्ट्रा वाले कह दिया था और इसी बात पर चंचल ने उसे चैलेंज कर दिया। राजवीर अभी भी ध्यान से करिश्मा की बातों को सुन रहा था और तभी रिंग में एक भारी आवाज गूंजी। राजवीर ने मुड़कर देखा तो लड़का जमीन पर गिर चुका था। चंचल के कॉम्बो इतने तेज और शार्प थे कि लड़का सीधे पीठ के बल गिर पड़ा था। भाड़ में जाए, ये निकिता जैसे दिखने के साथ साथ उसकी तरह मार भी लेती है। अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेहता की बेटी है या फिर वो आरती। राजवीर जानता था कि सभी फैमिलीज के रिश्ते पहले ही इतने उलझे हुए थे कि क्या पता मिस्टर मेहता का जिस औरत से रिश्ता था वो निकिता की कोई रिश्तेदार रही हो। उसका मन अब पूरी तरह से उलझ गया था। अब उसके पास दो नाम थे, चंचल रॉय और आरती सिंघानिया। दोनों के दोनों ही राजवीर के डिडक्शन पर खरी उतरती थीं और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका असली टारगेट कौन है। राजवीर अपने काम को अच्छे से कर रहा था और अब बारी थी करिश्मा की। अगले 2 दिनों तक करिश्मा भी धीरे धीरे अपने काम को किए जा रही थी।
करिश्मा हर तरफ से सतर्क थी और 2 दिन बाद आखिरकार पटना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक लेक्चरर अचानक गायब हो गया। करिश्मा की डिस्गाइज स्किल्स और राजवीर की एक्टिंग ने कमाल कर दिया और अब राजवीर पूरी तरह से उस लेक्चरर का डुप्लीकेट बन चुका था। सुबह का वक्त राजवीर ने उसी लेक्चरर की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस में बिताया और आखिर में करिश्मा ने भी अप्रूवल दे ही दिया। वेल, अब आप उसमें 70% तक बदल चुके हैं और मेरी डिस्गाइज की वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं सकता सिवाय उस लेक्चरर के परिवार के। बहुत बढ़िया। अब आज की क्लास में देखते हैं इस चंचल और आरती के मुंह से कुछ निकलवाया जा सकता है या नहीं। इतना कहते ही राजवीर ने अपने ब्लेजर को ठीक किया और तुरंत ही कॉलेज के लिए निकल गया। राजवीर कॉलेज के लिए निकल गया था और दोपहर के 2:30 बजे राजवीर लेक्चरर बनकर पटना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एमपी थिएटर में दाखिल हुआ। राजवीर पूरी क्लास में बिल्कुल सावधानी से अपनी नजरें घुमाए जा रहा था और तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो अचानक से चौंक गया। राजवीर ने देखा कि चंचल और आरती सिंघानिया दोनों वहीं थी, लेकिन यही नहीं, उनके बीच में एक तीसरी लड़की भी बैठी थी और उसके भी बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। राजवीर ने देखा कि तीनों लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हों। इधर उन तीनों लड़कियों को इस तरह से बात करता देख राजवीर अंदर से थोड़ा अनसेटल्ड हो गया था। उसे अंदर से ऐसा लगने लगा था जैसे उन तीनों लड़कियों में से हर एक में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तीनों लड़कियां आरती, चंचल और वो तीसरी पोनीटेल गर्ल आपस में हंसी मजाक कर रही थी और तभी क्लास की घंटी बजते ही वो चुप हो गई और बाकी स्टूडेंट्स की तरह शांत होकर सामने देखने लगी। इधर राजवीर अभी भी उन तीनों की ओर ही देख रहा था। उसने बिना पलक झपकाए उन तीनों पर एक नजर डाली और फिर तुरंत ही प्रोफेसर के किरदार में ढल गया। तो बच्चों, क्यों ना आज का लेक्चर थोड़ा हटकर किया जाए। आप सब लोग जल्दी ही सीनियर्स बनने वाले हो और थीसिस की टेंशन भी शुरू हो जाएगी, है ना? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से राजवीर की बात सुन रहे थे और जब राजवीर ने नोटिस किया कि कोई भी उसे शक भरी नजरों से नहीं देख रहा है, तब वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखने लगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम सब जानते हो कि इंडिया में प्लेजरिज्म यानी पायरेसी यानी साहित्यिक चोरी कितना बड़ा इशू है और मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोगों की थीसिस कहीं इंटरनेट स्कॉलर से कॉपी की गई हो। राजवीर का लहजा कड़क होता देख क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स और ज्यादा सीरियस होकर उसकी बातें सुनने लगे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज प्रोफेसर सच में बहुत सीरियस है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिससे शायद तुम्हारी थीसिस की डायरेक्शन ही बदल जाए, और वो है ट्रेजर को पहचानने की कला एंड असली और नकली में फर्क कैसे करें। मैं आप लोगों को आज इसकी ही जानकारी दूंगा। राजवीर ने जब ट्रेजर शब्द कहा तो पूरा क्लासरूम मानो अचानक से एक साथ अलर्ट हो गया। जो स्टूडेंट्स हमेशा मस्ती करते थे वो भी सीरियस हो गए और राजवीर के हर शब्द को एकदम गौर से सुनने लगे। इधर सभी स्टूडेंट्स को इस तरह से फोकस देखकर राजवीर भी मन ही मन मुस्कुरा उठा। वो भी स्टूडेंट से ऐसी ही क्यूरियोसिटी चाहता था। उसने सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ बीच में बैठी हुई उन तीनों लड़कियों को भी गौर से देखा और सबको एंटीक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने लगा। वो सभी को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा था कि कैसे नकली और असली में फर्क किया जाता है,
कौन सी चीजें क्लूज देती हैं, कौन से पैटर्न्स समय के साथ बदलते हैं। राजवीर एकदम फ्लोलेस होकर अपना लेक्चर दिए जा रहा था और धीरे धीरे उसका लेक्चर इतना इंटेंस हो गया कि स्टूडेंट्स ने पल के झपकाना तक छोड़ दिया। सब राजवीर के एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर ने पूरे हॉल को अपनी हथेली में बांध लिया था और अब वक्त था उसकी आखिरी चाल का। तो बच्चों, चलो आखिरी 20 मिनट में हम कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू टेस्ट द ट्रूथ। राजवीर की इस बात पर तुरंत ही एक स्टूडेंट ने सवाल दाग दिया। सर, आप किस तरह का प्रैक्टिकल करने वाले हैं? अभी बताता हूं। बच्चों, मैं जो कराने वाला हूं वो बहुत आसान है। जिसके पास भी कोई एंटीक चीज है, चाहे चेन, कॉइन या कोई फैमिली एयरलूम, बस मुझे दिखाओ और मैं सिर्फ एक नजर में बताऊंगा वो असली है या नकली। और हां, मैं उस एंटीक चीज को देखकर उसकी कहानी भी बता दूंगा। राजवीर की बात पर पहले तो हॉल में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन फिर अचानक एक स्टूडेंट जो आगे की लाइन में बैठा था सबसे पहले उठ खड़ा हुआ और अपने पॉकेट से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल लिया और राजवीर को दिखाने लगा। सर, ये जेड का टुकड़ा हमारे खानदान में 700 सालों से है। ये मेरे फैमिली की विरासत है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। दरअसल उसके हाथ में जो पत्थर था वो एक आम पत्थर था और वो स्टूडेंट राजवीर का मजाक उड़ाने के लिए उसे आजमा रहा था। लेकिन इधर राजवीर ने जब उस पत्थर को देखा तब उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दरअसल राजवीर की ट्रेन्ड आईज ने तुरंत ही उस स्टूडेंट की चाल पकड़ ली थी। उसने आगे बढ़कर उस जेड को अपने हाथ में लिया और फिर पूरी क्लास की तरफ देखने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, लगता है तुम्हारा परिवार 700 साल पहले भी ग्लास का यूज करता था, क्योंकि यह तो टेम्पल से खरीदा गया एक नकली टुकड़ा है। इसकी कीमत तो मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं होगी। राजवीर की बात पर उस स्टूडेंट का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो बगले झांकता हुआ तुरंत ही बाहर निकल गया। राजवीर ने उस नकली जेड वाले लड़के को पकड़ लिया था, इसीलिए अब वहां मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स का भरोसा उस पर पूरी तरह जम गया था। अब तो हर कोई अपनी पॉकेट, बैग और चेन से कुछ न कुछ निकाल रहा था। रिंग्स, लॉकेट्स, ओल्ड कॉइन्स, फैमिली विरासत, सब कुछ। पटना यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे अच्छे घरों से थे, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स के पास वाकई में कीमती चीजें थी। राजवीर भी सभी स्टूडेंट्स के चीजों को चेक करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और जब उसकी नजर क्लासरूम के पीछे तक गई तो वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। दरअसल आरती, चंचल और वो तीसरी लड़की तीनों एक साथ लाइन में थी। आरती और चंचल ने उस तीसरी को बीच में रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों कोई खास चीज प्रोटेक्ट कर रही हों और तीनों की आंखों में एक ही जैसा उत्साह था। गर्ल्स, मैं तुम लोगों तक भी आ ही रहा हूं। राजवीर ने अब स्टूडेंट्स के एंटीक चीजों का अप्रेजल तेजी से करना शुरू कर दिया था। वो एक एक आइटम को देखकर स्टूडेंट्स को मुस्कुराते हुए विदा कर रहा था। राजवीर के अप्रेजल से हर स्टूडेंट के चेहरे पर खुशी थी। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्सपर्ट उनकी पुरानी यादों को इतिहास से जोड़ दे रहा हो और कुछ ही देर में पूरा क्लासरूम खाली हो चुका था। अब क्लासरूम में सिर्फ 4 लोग थे, भेष बदलकर खड़ा राजवीर और 3 पोनीटेल गर्ल्स। राजवीर उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी आरती तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और आवाज में उत्साह। सर, हम तीनों साथ में बड़ी हुई हैं और हमारे पास एक चीज है जो एक जैसी दिखती है। हम नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत पुरानी है। ठीक है, दिखाओ मुझे।
राजवीर की बात पर आरती ने अपने गले के पीछे हाथ डाला और एक हल्के से खिंचाव के साथ उसने एक छोटी सी रस्सी खींची। आरती के ऐसा करते ही उसकी छाती से एक अंगूठे के आकार का गोल आइटम निकल आया जो फेंट लाल रोशनी में चमक रहा था। उस लाल रोशनी में चमकती उस अंगूठी जैसे गोल आइटम को देख राजवीर की आंखों पर आश्चर्य छा गया। उसकी सांस अचानक से रुक सी गई थी। ये चीज ये कम से कम 1000 साल पुरानी है और ये क्या है? इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। राजवीर उस चीज को एकदम गौर से देख रहा था और फिर उसने धीरे से आरती की आंखों में झांकना शुरू कर दिया। आरती सिंघानिया, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ। आरती, इस चीज को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि यह आइटम कम से कम 1000 साल पुराना है, लेकिन कहां से आया है और इसके खास गुण क्या है, इसके लिए थोड़ा और गौर से देखना पड़ेगा। राजवीर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही तीनों लड़कियां चौंकती हुई राजवीर को देखने लगी। उनकी आंखें उस आइटम पर टिकी थीं और राजवीर के हाथ में थमी उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की लाल चमक ने उन तीनों की धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया था।